Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. Satwat की Academy special बच्चों के लिए. Before watching this video, please watch part A of Speech and Language Impairment and Autism. Autism में गुफ्तगू और ज़ुबान के मसाइल पार्ट ए की वीडियो प्लीज पहले देखिएगा. ये पार्ट बी है जो अब यहाँ से आगे कंटिन्यू होने लगा. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है और मैं पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में स्पेशल एजुकेशन टीचर के तौर पे पढ़ा रही हूँ. तो ये वीडियो जो मैं बनाने लगी हूँ, ये वीडियो वी है और फॉर स्पीच लैंग्वेज इम्पेयरमेंट इन स्टूडेंट्स विद ऑटिज़म और जो ज़ुबान के मसाइल होते हैं, बोलने और ज़ुबान के मसाइल होते हैं, उस पर वीडियो बी है. वीडियो ए में मैंने ज़्यादातर एक्सप्लेन किया कि एक आम बच्चा क्या कुछ कर सकता है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया कि क्या ये मसाइल हैं. और याद रखिएगा कि आप मेरी ऑटिज़म सीरीज़ पे और भी वीडियोस सारी देखेंगे ना, जैसे रिपेटिटिव बिहेवियर्स, रिस्ट्रिक्टेड रिपेटिटिव बिहेवियर्स, उसके अलावा विजुअल रिगार्ड. जब आप ऑटिज़म वाली सीरीज़ पे देखेंगे तो उसमें अक्सर वीडियोस में स्पीच का ताल्लुक और मैं रेफ़र करूँगी, क्योंकि बार बार स्पीच और कम्युनिकेशन क्या है फिर से डिफ़ाइन कर देते हैं. कम्युनिकेशन का मतलब है एक दूसरे से राब्ता रखना, बातचीत करना, किसी तरह से पैगाम रसानी करना एक दूसरे को. तो वो हम अपने ज़ुबान से करते हैं या अपने इशारों से करते हैं. तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में आ जाती हैं. स्पीच क्या होता है? जो हम लफ्ज़ अपने मुँह से निकालते हैं, लफ्ज़ों पर स्पीच मबनी है. और लैंग्वेज क्या होता है? जहाँ तक मैं लैंग्वेज को आराम से आस्ता उसमें अल्फाज में सिखा सकती हूँ, वो ये है, लैंग्वेज का मतलब होता है कि अल्फाज का सुनना. जो लफ्ज़ हम सुनते हैं उसको हमारे दिमाग में जाके बहुत से सेंसेस के थ्रू हमारे दिमाग में जाते हैं. हमारे दिमाग में जाके वो लफ्ज़ जो हैं उसे हमारा दिमाग प्रोसेस करता है, सोचता है उसके मुतालिक, उनके मीनिंग्स, उनके क्या मायने हैं उसको निकालता है. उस मायने से मतलब उनकी ज़िंदगी में जिन चीज़ों से उस चीज़ का ताल्लुक़ होता है उसको समझता है. जैसे एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर कोई मुझसे कहे सफ़ेद, तो सफ़ेद लफ्ज़ मैंने सुना, वो मेरे दिमाग में गया. अब मेरा दिमाग इस लफ्ज़ का मतलब निकालने के लिए किसी सफ़ेद चीज़ से ताल्लुक़ बनाएगा ना. यानी अगर मेरा एक्सपीरियंस में सफ़ेद चीज़ होगी तो फिर उससे कनेक्ट करेगा. तो ना सिर्फ मतलब निकालना, उसको अपनी ज़िंदगी की चीज़ों से कनेक्ट करना और फिर उस चीज़ को दोबारा लफ्ज़ों में कन्वर्ट करके बाहर निकालना. और अगर लफ्ज़ों में भी ना करें तो फिर हम बात को समझ के या तो हाँ कर देते हैं या ना कर देते हैं, या किसी न किसी तरीके से उसका मकसद पूरा हो जाता है, यानी हम तक वो बात पहुंच जाती है. तो ये होती है ज़ुबान या लैंग्वेज. ज़ुबान में, लैंग्वेज में बहुत कुछ आता है, सिर्फ लफ्ज़ नहीं आते. तो बड़ा मुश्किल है ये माँ बाप के लिए जब उनके बच्चों को बोल ना पाते हों. मैं ऐसे काफ़ी ज़्यादा केसेस को जानती हूँ. आपका दिल बैठ जाता है और आप सोचते हैं कि भाई कुछ तो बोल दे, इतना तो बोल दे. दुआएं इंसान करता रहता है, जो कहते हैं कि या अल्लाह ताला इतना बता दे हमें कि हमें समझ आ जाए कि चाहते क्या हैं. क्योंकि अक्सर बच्चे मैंने देखे खड़े हुए, चीज़ करीब भी होगी, वो बता ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. तो ये एक थोड़ा सा मसला है, डेफिनेटली मसला है. इसीलिए ये मैंने वीडियो बनाई है ताकि आप जितनी जल्दी हो सकें, इसमें बेस्ट होता है जितनी जल्दी बच्चे की मदद कर सकें. जब वो छोटा हो उसे आप सर्विसेज दिला दें, उसकी थेरेपी स्टार्ट करा दें. तो आप पहचानेंगे कैसे? वो मेरी वीडियो ए देखे, स्पीच एंड लैंग्वेज इम्पेयरमेंट पे, जो मैंने डाली ऑटिज़म में, जिसमें बताया कि आम बच्चे क्या क्या कर सकते हैं. और अगर आपका बच्चा वो सब कुछ नहीं कर सकता, इसका मतलब है आप ज़रूर किसी डॉक्टर को या किसी से मशवरा दें. स्पीच ऐसी चीज़ है जिसमें मैं ज़रूर इसके बाद, वीडियोस के बाद, मैं इसके ऊपर स्ट्रैटेजीज डालूंगी कि बच्चों को कैसे सिखाना है. मैं वीडियोस देख रही थी और उसमें मैं देख रही थी एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट का इंटरव्यू होता है, उसके नीचे हज़ारों माँ बाप ने लिखा हुआ होता है कि जनाब मेरी मदद कर दें, आप कहाँ बैठते हैं मुझे बता दें, कोई डिफरेंट शहर है, कोई नहीं शहर है, किस तरह आप अपने बच्चे वहाँ लेके जाएंगे. तो मैं आपको वो छोटी छोटी चीज़ें घर पे करना सिखा दूँगी कि जिससे आप कम से कम स्टार्ट कर सकें. इसी सिलसिले में पहला मैं आपको यहाँ पे जो चीज़ अब बताने जा रही हूँ वो ये है कि ज़ुबान में सबसे पहले क्या चीज़ सिखाई जाती है. जैसे अगर मैं किसी बच्चे के साथ काम करना शुरू करूँ तो ना सिर्फ मैं उसके साथ बोलती रहूँगी, बोलने के साथ साथ सबसे ज़्यादा जोर जो है सबसे पहले मैं दूँगी इसम पे. इसम उर्दू में यानी नाउन्स पे, यानी लेबलिंग. लेबलिंग का मतलब है कि पहले वो चीज़ का नाम तो ले सके, उसे क्या चीज़ चाहिए. अब एक अलमारी के सामने खड़ा, उसे अंदर कोई चीज़ चाहिए, तो जब तक वो नाम नहीं बता सकेगा बच्चा, तो वो किस तरह से हमारी बातचीत आगे चलेगी. तो लेबलिंग हो गई फर्स्ट चीज़, नाम 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 कि हम नाम कैसे सिखाएंगे. दूसरी चीज़ हो गई फंक्शंस. ज़ुबान में फिर क्या आ जाता है, लैंग्वेज में, स्पीच में, कि आप पहले नाम लेते हैं, उसके बाद आप उसका फंक्शन बताते हैं कि ये चीज़ क्या कर सकती है. देखिए बहुत लॉजिकल सी बात है, अगर आप नाम ही नहीं जानते होंगे तो आप ये कैसे बताएंगे कि ये चीज़ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है. जैसे ये क्या है, ये है अंगूठी.
मैं इसको बताऊंगी ना अंगूठी तो फिर बताऊंगी ना पहनते हैं, या जब मैं कहूँगी वो जो पहनते हैं वो जो पहनते हैं वो जो पहनते हैं, तो भाई पहनते तो बहुत कुछ है, कपड़े भी पहनते हैं, टोपी भी पहनते हैं, अंगूठी भी पहनते हैं, ज्वेलरी भी पहनते हैं, क्या पहनते हैं। तो ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, आप नाम से शुरू करें, आसान भी वही होता है। ये चीज़ें हमें नज़र आ सकती हैं, तो इनको नाम सिखाने पे बच्चे पे, और इसके काफ़ी सारे तरीके हैं। जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं बोल सकते उनके लिए भी तरीके हैं कि अगर आपको कुछ बताना चाहें, लेकिन खैर वो स्पीच में नहीं आएगा, आप समझ गए ना, स्पीच का मतलब है बोलना, तो उनके साथ आप उनको सिखा सकते हैं, लेकिन ये बोलने में नहीं आएगा। और जो बच्चे कभी सारी ज़िंदगी नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, उनके भी बहुत तरीके हैं कि वो आपको बता सकें कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा सिवियर बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा उनके अंदर ऑटिज़म होती है, उनके थोड़े और तरीके हैं, लेकिन वो भी हैं तरीके, और वो भी होते हैं, और वो यूजुअली इंसान उनके साथ वन ऑन वन काम करता है, यानी एक बच्चा और एक थेरेपिस्ट, और इस तरह से वो टाइम गुजारते हैं। जितना टाइम गुजारेंगे उतना बच्चा सीखेगा। तो लेबलिंग से स्टार्ट किया, लेबलिंग, उसके बाद फंक्शंस का मतलब हो गया कि उस चीज़ का मकसद क्या है। उसके बाद एसोसिएशंस आ जाती हैं। एसोसिएशंस का मतलब होता है कि ये चीज़ किस चीज़ के साथ जाती है। जब मुझे पता चल गया नाम क्या, जब मुझे पता चल गया कि वो किस चीज़, क्या उसका मकसद है, तो फिर वो किस किस चीज़ के साथ जाती है। यानी ये अंगूठी जो है ये मैं पहनने के लिए है, तो ये किस चीज़ के साथ जाती है, मेरी उंगली के साथ जाती है, तो इसको मैंने उंगली में पहन लिया। ये चेयर है, इसका नाम चेयर है, ये चेयर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, बैठने के लिए, और ये किस किस के साथ जाती है, मे बी ये टेबल के साथ जाती है, मे बी ये एक डेस्क के साथ जाती है जिस पे हम बैठ के काम कर सकते हैं। तो ये हो गया एसोसिएशंस। फिर इससे ज़्यादा ऊपर चले जाएं तो कैटेगरीज आ जाती है, जिसमें कह सकती हूँ ये चेयर फर्नीचर में बिलोंग है। या जैसे आपने कहा एक चिड़िया है, चिड़िया बच्चे को हम अक्सर कैटेगराइजेशन सिखाते हैं, ये चिड़िया किस चीज़ में आती है, उड़ने वाली चीज़ों में, या जैसे जानवरों में हम बात करें तो उड़ने वाले परिंदों में, या फिर समुद्र में जाने वाले जानवरों में, या फिर लैंड पर रहने वाली चीज़ों में। तो इस तरह से कैटेगराइजेशन शुरू हो जाती है। फिर हम देखते हैं इसमें सिमिलैरिटीज़ की, और चीज़ों से कितनी सिमिलर है, और या फिर उससे फ़र्क कैसे, कुछ चीज़ों से फ़र्क कैसे, सिमिलर कैसे, ठीक है। सिमिलर ऐसे हो सकती है कि ज्वेलरी भी पहनी जाती है और रिंग्स भी पहनी जाती हैं, ठीक है, ये कैटेगरीज में भी आ जाता है ज्वेलरी वगैरह, सही है। उसके बाद ये होता है, आप फिर देखते हैं कि ज़ुबान फिर मुश्किल होनी शुरू हो जाती है। फिर उसमें आते हैं सिम्बल्स आ जाते हैं, कि ज़ुबान जो हम कहते हैं अक्सर हमारा मतलब वो नहीं होता, जिसको हम कहते हैं मुहावरात, और वो तो ज़ुबान उस तरह से भी इस्तेमाल होती है कि आप जो कह रहे हैं वो आपका बेसिकली मकसद नहीं है, राइट। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए बच्चे को पहले इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, इन सारे स्टेजेस से। इसीलिए मुश्किल होता है उन बच्चों को जिनको ऑटिज़म हो, वो हर बात को बहुत लिटरल कहते हैं। मैं पहले भी एग्जांपल दे चुकी हूँ कि एक बच्ची थी जिसको उसकी टीचर ने कहा यू नो मैथ मशीन, यानी तुम बिल्कुल एक मशीन की तरह मैथ करती हो। उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया था, वो बच्ची रोती हुई निकल के उसने मुझे बताया कि इन टीचर ने मुझको कह दिया कि तुम इंसान नहीं हो। हर बात को बहुत बहुत लिटरल लेना। जैसे एक बच्ची थी, उसके साथ कुछ इस तरह से मजाक होता था कि जिस तरह से ओ यमी यमी, जिस तरह एक होता है ना कि एक चीज़ कोई चीज़ खा रही है तो वो कहती थी ओ आप मुझे खा जाएंगे, इस तरह करके। तो उसे ये बात समझ नहीं आती थी कि ये मजाक है, राइट। मजाक भी बच्चों को समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो उसको लिटरली लेते हैं, वो उसको समझ नहीं पाते, वो उसमें से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बात कर रहे हैं, लॉजिक की। तो ये थोड़े से इनके लैंग्वेज के मसाइल होते हैं। तो नाम से लेके ऑल द वे ये मुहावरात तक और ये इस किस्म की बातों तक और सिंबल्स तक कि क्या मैं कुछ रही हूँ लेकिन उसका मतलब कुछ और है, राइट। जैसे एक वर्ड है जी, द्यारे दिल, ड्रामा याद आ गया, द्यारे दिल। तो उसमें दिल का दरवाज़ा का मतलब ये नहीं कि मेरे दिल में कोई दरवाज़ा है, इसका मतलब है कि कुछ और ही मतलब है इसका, ठीक है ना। तो ये बच्चों के लिए बात मुश्किल होगी। जब आप इस किस्म की बातें उनसे करेंगे, उन्हें ये सिखानी पड़ती हैं आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ। तो ये होगी कुछ लैंग्वेज की स्ट्रक्चर। ये बहुत ज़रूरी है बात को समझना। बच्चे को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही, क्योंकि अभी बच्चा उस लेवल पे नहीं पहुंचा। अभी बच्चा वो इसी लेवल पे है कि जहाँ उसे सिर्फ नाम समझ आ रहे हैं। तो आप नामों से बात करें। उसके बाद फिर आप उन्हें चीज़ें सिखा सकते हैं, जैसे वर्ब्स के नाम के साथ जनाब कोई फेल लगा देना, किसी का दौड़ना, किसी का भागना, किसी का करना। और ये हम तस्वीरों के थ्रू भी उनको सिखा सकते हैं। ये मैं आपको कुछ चीज़ें बाद में दिखा दूंगी, ठीक है। जो बच्चे बिल्कुल नहीं बोल सकते उनके लिए भी एक आध में किस तरह से उनको ये चीज़ें सिखानी है तस्वीरों के थ्रू। और वेलक्रो की एक्टिविटीज़ वो मैं आपको अब अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में डालूंगी। यहाँ पर मैं अपना थोड़ा सा सिस्टम ब्रेक करके अगेन जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी कुछ मैं आपको दे दूँगी, क्योंकि मुझे ये देख के तकलीफ़ होती है कि माँ बाप कितने परेशान हैं कि उनके बच्चे बोल नहीं पा रहे या ये नहीं कर पा रहे। अच्छा, यहाँ स्पीच में एक चीज़ मैं मेंशन करती चलूँ जो मैंने पहले नहीं मेंशन की, और वो है स्टटरिंग, ठीक है। स्टटरिंग पे बात कर लेते हैं। स्टटरिंग क्या होती है? अटक अटक के, रुक रुक के बोलना। अच्छा, वो कहते हैं स्टटरिंग की क्या वजह हो सकती है? स्टटरिंग की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। कुछ बच्चे बचपन से बोल रहे होते हैं, कुछ लोग बाद में डेवलप कर देते हैं। इसके दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। क्या ये उनके जेनेटिक है, क्या ये उनकी न्यूरोलॉजिकल नीड है, ये उनके दिमाग में कहीं पे
स्पीच को प्रोसेस करने में मसला होता है, अटकता है, सोचने में, उसको जवाब देने में अटकता है, ये वहाँ पे है। यानी ज़ुबान के अटकने में मसला नहीं है, ज़ुबान कहीं नहीं फंस रही। अगर आप फिजिकली ज़ुबान को देखें तो ज़ुबान हर चीज़ ठीक है, मुंह के अंदर हर चीज़ ठीक है। क्या वो दिमाग में कहीं से फंस रही है और फिर वो निकल रही है, या ये कोई ट्रॉमा है, बच्चा किसी ट्रॉमा में से गुजरता है लाइफ में और फिर वो इस तरह से जनाब उसको ये मसला हो जाता है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि इसके बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। स्टटरिंग का एक चक्कर ये होता है कि जब आपके बच्चा स्टटर कर रहा हो तो उसमें आपने बिल्कुल ऐसे नहीं शो करना कि आप कह रहे हैं जल्दी करो, बोलो, तेज़ी से बोलो, जल्दी बोलो, बात ख़त्म करो, राइट। मैं कभी कभी जब बच्चों के साथ काम करती हूँ, नॉट दर के मैं इस तरह करती हूँ, लेकिन मेरे में अंदर एक थोड़ी सी इम्पेशेंस है कि मैं कभी कभी कहती हूँ ख़त्म करो, राइट। लेकिन स्टूडेंट्स के साथ नहीं, मेरे स्टूडेंट्स सारे बहुत अच्छे बोलते हैं, मुझे पता होता है कब वो क्या कर रहे हैं। लेकिन स्टटरिंग के लिए ख़ास तौर पे कहते हैं कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत पेशेंटली उस बच्चे को ये दिखाना है कि नहीं, अपनी बात मुकम्मल करो, सोचो। अच्छा, मे बी आप इस तरह से कर सकते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उस बच्चे के साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, ठीक है। यानी कि जब वो नहीं बोल रहा है या कुछ, तो आप उसके सांस के काबू पे कि ऐसे 10 दफ़ा 15 दफ़ा दिन में 6-7 दफ़ा इस तरह कर लिया, ठीक है। ये कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जिनके बारे में बाद में मैं अगर डाल सकी वीडियो तो ज़रूर डालूंगी। इस तरह करने से उनका अपने सांस पे काबू आ जाता है, वो जो घबराहट होती है बोलने में वो उनके ख़त्म हो जाती है। आम बच्चे भी बहुत चीज़ें बार बार रिपीट करते हैं, तो उसका और स्टटरिंग में क्या फ़र्क है। जैसे स्टटरिंग में किसी एक लफ्ज़ को आप, जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैं खुद भी कहती हूँ हम, तो ये स्टटरिंग नहीं है, लेकिन इस तरह करके बोलना ये स्टटरिंग में आ जाता है। अच्छा, जब मैं कुछ बोल रही हूँ, कहीं फंस रही हूँ, तो मैं कोई इमोशनली, कोई फिजिकली मैं बहुत वो नहीं हो रही परेशान इससे, लेकिन जो बच्चा जो स्टटर करता है ना, उसके ऊपर एक फिजिकल उसके ऊपर इफेक्ट होता है। जिस बंदे के साथ कोई मसला नहीं होता स्टटरिंग में, वो फिर बोलता रहता है, थोड़ा बहुत फंसता है, वो आगे निकल जाता है। लेकिन जो बच्चे जिन्हें स्टटरिंग एक्चुअली होती है, वो फिर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं इस चीज़ से, और कभी कभी लाइफ लॉन्ग उनके साथ ये ट्रॉमा एसोसिएटेड हो जाता है स्टटरिंग का। अच्छा, स्टटरिंग में कभी कभी फैमिली हिस्ट्री भी होती है स्टटरिंग की, तो ये भी देख लेना चाहिए। बहुत वर्ल्ड क्लास इसमें वो है, मैं स्टटरिंग पे कोई और प्रोग्राम करने की कोशिश करूँगी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे ये बता दूँ कि एक स्पीच में ये भी है, ऑटिज़म के बच्चों में मैंने बहुत स्टटरिंग नहीं देखी इन इटसेल्फ, राइट। लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती, हर बच्चा डिफरेंट था। ये वेरी क्लियरली कह दूं कि स्टटरिंग मैंने बहुत कम देखी, लेकिन स्पीच के एक इम्पेयरमेंट्स में से स्टटरिंग भी एक है, और मैंने इसीलिए यहाँ मेंशन कर दिया क्योंकि जब मैं लोगों को स्पीच पैथोलॉजिस्ट से बात करते देखती हूँ, उनके सवाल देखती हूँ, तो उसमें माँ बाप ने बहुत ज़्यादा स्टटरिंग के भी डाले हुए होते हैं क्वेश्चन के, बच्चा अटक अटक के बात करता है, इसके लिए क्या करें, क्योंकि ज़ाहिर है स्पीच पैथोलॉजिस्ट इससे डील करते हैं। तो चलिए, ये कुछ वीडियो थी, थोड़ा बहुत होपफुली आपको इसका फ़ायदा हुआ होगा, और मैं इंशाल्लाह ताला अगली जो वीडियोस बनाऊंगी उसमें मैं इसके थोड़े से वेरी क्विक, बहुत शॉर्ट ऐसी चीज़ें बनाऊंगी जो माँ बाप घर में इस्तेमाल कर सकें। देखिए, देखने में वो चीज़ें आम सी लगती हैं, लेकिन आप जब उन्हें इस्तेमाल करना शुरू करेंगे ना, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। आपके ख्याल से ये स्पीच पैथोलॉजिस्ट वगैरह क्या करते हैं, हम टीचर्स क्या करते हैं, हम लोग यही करते हैं सारा दिन, हम इन्हीं स्ट्रैटेजीज़ को बार बार सारा दिन इस्तेमाल करते हैं। स्पीच पैथोलॉजिस्ट भी यही काम करते हैं, एक ही चीज़ को बार बार अपने डिफरेंट सेशंस में रिपीट करते हैं और उस पर डेटा लेते हैं। हम लोग एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये करते हैं कि हम उस पर डेटा का मतलब होता है ये लेना कि कितनी दफ़ा इसने ये किया, फिर अगले दिन कितनी दफ़ा इसने ये किया, फिर उससे अगले दिन कितनी दफ़ा, क्या इसमें बेहतरी हो रही है, नहीं हो रही बेहतरी, तो हम तरीका चेंज कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ के साथ आपको लग के करना पड़ता है। तो बिल्कुल स्पीच थेरेपिस्ट बहुत ज़बरदस्त लोग होते हैं, ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम घर में खुद भी कर सकते हैं, और यही पॉइंट है मेरा। मैं यही चाह रही हूँ कि माँ बाप को ये बात, थोड़े बहुत ऐसे टूल्स मिल सकें जो वो कर सकें, और एक हिम्मत आ जाए उनमें कि नहीं, ये चीज़ मैं घर में भी ट्राई कर सकता हूँ। अगर मैं 2-3 शहर छोड़ के नहीं जा सकते, लेके जा सकता अपने बच्चे को, तो मे बी मैं अगर दिन में सिर्फ 20 मिनट एक तरफ कर लूँ, तो मैं थोड़ा सा उस बच्चे के साथ साउंड्स लेना, अगर एक बच्चा जो जैसे ऑटिज्म के बच्चों को अगर उनको एक साउंड नहीं बोलनी आती है, तो आपने सिर्फ ये करना है कि स्नेक, कुछ भी, सोप, ये की तस्वीरें ले लें, बहुत सारी चीज़ों की, उन लफ्ज़ों की जो से स्टार्ट होते हैं, और रोज़ डब्बे में डाल लें। एक निकाली, वो बोली, दूसरी निकाली, रोज़ आप 20 मिनट ये कर लें और 2-3 एक्टिविटीज़ की कर लें, तो ये खुद स्पीच थेरेपी है। मैं ये नहीं कह रही हम स्पीच थेरेपिस्ट हैं और आप, हरगिज़ नहीं है। स्पीच थेरेपिस्ट का अपना इस दुनिया में जगह है, लेकिन ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनसे हम घर में भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह अगली दफ़ा वो यूज़ करूँगी। ओके, अस्सलाम वालेकुम।